वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था बडिंग के बारे में और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। आज हम दूसरे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है इसमें फिजन। तो फिजन में हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा बाइनरी फिजन एंड दूसरा होगा मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा में, बैक्टीरिया में, इन सब में देखा जाता है। और बाइनरी फिजन में आप ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो सेल्स में डिवाइड होता है। इट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any plane. यानी किसी भी तरफ, किसी भी तरीके से ये दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, यानी ये किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकते हैं। यानी दे कैन डिवाइड लाइक दिस। जस्ट वन मिनट। सपोज दिस इज अमीबा एंड it can divide like this from here, or it can divide from here like that, or it can divide into two parts from 1 minute. Suppose this is like from here. So it can divide from any plane and it can divide into two equal parts. तो अगर आप अमीबा का डिवीजन देखें तो उसमें हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले अमीबा हमको पता है कि इसके पास सेल वॉल ना होकर के सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अमीबा जब डिवाइड करेगा तो सबसे पहले तो उसका जो न्यूक्लियस है, आप देख रहे हैं ये यूकैरियोटिक होता है ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिवीजन का स्टार्ट होना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इलोंगेट हो रहे हैं दोनों। जो हमारा जो क्रोमोसोम्स का जो मटेरियल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एंड फाइनली हम यहाँ पर फिर फरो फॉर्मेशन देखते हैं। बीच में फरो यानी गड्ढा बनता है, और जो हमारा न्यूक्लियर कंटेंट है वो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। एंड देन फरो की वजह से फाइनली दो अलग अलग सेल डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन, इट मींस द क्रोमोसोम्स आर डिवाइडिंग। ओके, एंड देन जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो गया है, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन हो गया। बाइनरी फिजन में क्या होता है, टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो दिस इज द वे। आपको बाइनरी फिजन की जो स्लाइड है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी में शो की जाती है, परमानेंट स्लाइड, तो उसमें आपको बाइनरी फिजन होते हुए दिखाई देता है। There are some other unicellular organisms such as Leishmania which divide in a probable manner। यानी एक आप बता सकते हो कि किस तरह डिवाइड करेगा, है ना। इन सच ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन ऑकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। यानी लेशमेनिया में आप बाइनरी फिजन होते हुए देखोगे तो वो बाइनरी फिजन एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होगा। जैसे कि अमीबा में किसी भी प्लेन में हो रहा था, लेकिन लेशमेनिया में वो डेफिनेट ओरिएंटेशन में होगा। तो उसका मतलब क्या है, देखिए लेशमेनिया के पास फ्लैजिला होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो फ्लैजिला की वजह से इसको आप सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज एक पार्ट के पास फ्लैजिला चला जाएगा और एक के पास नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको किस तरह डिवाइड होना पड़ेगा, इसको बिल्कुल बीच में से डिवाइड होना पड़ेगा। तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो डेफिनेट है, डेफिनेट ओरिएंटेशन है जिसमें इसको डिवाइड होना पड़ेगा। देखिए कैसे डिवाइड हो रहा है ये। सबसे पहले आप देख रहे हो इट स्टार्ट्स मल्टीप्लिकेशन बाय डुप्लीकेटिंग द फ्लैजिला। फ्लैजिला डुप्लीकेट हो गई, उसके बाद आप देख रहे हो न्यूक्लियर मटेरियल भी
डबल हो गया और सेपरेट हो गया, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गई। उसके बाद फिर आप देख रहे हो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेपरेट होने के लिए दूर दूर हो रहा है ना। देन यू सी फरो फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉटम, एंड धीरे धीरे वो फरो जो है डीप होती चली जाती है, एंड देन इट डिवाइड्स फाइनली इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और आगे चल के ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो लेशमेनिया का जो डिवीजन है वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और बाइनरी फिजन जो है अमीबा का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी फिजन बिटवीन अमीबा एंड द लेशमेनिया, तो आप इसको बता सकते हैं और डायग्राम का हेल्प भी ले सकते हैं। लेशमेनिया जो है वो एक काला आजार नाम की बीमारी कॉज करता है, और ये काला आजार जो डिसीज है ये अफ्रीका में बहुत पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज, अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जो हमें मलेरिया कॉज करता है। और प्लाज्मोडियम किस तरह से डिवाइड करता है, देखिए प्लाज्मोडियम के अंदर होता है मल्टीपल फिजन। मैंने अभी स्टार्ट में आपसे कहा था कि फिजन के हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि देयर आर मैनी स्मॉल डॉटर सेल्स विच आर क्रिएटेड बाय द पेरेंट सेल। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट सेल क्रिएट्स टू डॉटर सेल्स, बट मल्टीपल फिजन में क्या होता है, देयर आर मैनी डॉटर सेल्स विच आर क्रिएटेड। जैसे कि एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो आप यहाँ देख रहे हो आउटसाइड एक स्पोर वॉल बनी हुई है, जो प्लाज्मोडियम का स्पोर है उसकी एक वॉल बनी हुई है, और अंदर जो पेरेंट सेल था उसने बहुत सारे डॉटर सेल्स बना रखे हैं। बहुत सारे सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस है, और दोनों के एग्जाम्पल्स का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ देना, फ्रेगमेंट्स, टू ब्रेक अ बॉडी इनटू फ्रेगमेंट्स। जैसे कि स्पाइरोगायरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें पॉन्ड वाटर में मिल जाएगा देखने को। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगायरा, है ना, एल्गी में आता है। तो होगा क्या कि स्पाइरोगायरा जो है वो स्मॉलर पीसीज में ब्रेक होती है जब वो मैच्योर हो जाती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, और उसकी वजह से अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है अपॉन मैच्योरिटी, और वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैच्योर स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है, और आप इसमें देखिए तीन फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2 एंड फ्रेगमेंट 3। एंड ये सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं ग्रो करते हैं और दोबारा से लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंट्स बना देते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड एंड इट इज टर्म्ड एज फ्रेगमेंटेशन एंड इट इज सीन इन स्पाइरोगायरा। यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ स्पाइरोगायरा। तो अगर आप ये सोचें कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, तो ये सच नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल बाय सेल डिवाइड नहीं हो सकता। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और ऐसी कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, तो इसीलिए उनको सेल इस तरह से आप अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके उनको बांट नहीं सकते। The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो केवल सेल्स का कनेक्शन नहीं होते, स्पेशलाइज्ड सेल्स such as tissues, some organs, some organ systems, they are placed at definite positions in the body. तो ऐसी केयरफुल ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन में आप सेल बाय सेल डिवीजन अगर करें तो ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा।
हम्म इसीलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिवाइड होने के लिए कॉम्प्लेक्स वेज की ज़रूरत होती है, और वो उसी तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग है उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दें तो क्या वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं कर सकते आप उसको डिवाइड। तो a basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized functions। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं और वो स्पेशल होते हैं। Following this general pattern, reproduction in such organisms is also the function of a specific cell type। तो रिप्रोडक्शन, अब देखो, अब जब बॉडी के अलग अलग सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए भी अलग प्रकार के सेल होंगे ना, अलग पार्ट में प्रेजेंट होंगे। How is this reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? तो भाई जब रिप्रोडक्शन करने के लिए आप जाओगे तो कैसे आप एक ही सेल से कह सकते हो कि भाई तुम जो है पूरी बॉडी के सेल्स को डेवलप करो? आप नहीं कह सकते। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है स्पेशल सेल्स डेवलप होते हैं जिनके पास पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सारे बॉडी के सेल्स को प्रोड्यूस करने की। तो वो सेल्स होते हैं गैमेट्स, ठीक है ना। और वो गैमेट्स जो है जब फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में, तब वो जाइगोट डिवाइड होकर के बहुत सारे सेल्स को बना सकता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसको आप आगे चल के सेक्सुअल प्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड इज द रीजेनरेशन। रीजेनरेशन नाम से समझ में आ रहा होगा, दोबारा से जनरेट करना। तो many fully differentiated organisms have ability to give rise to new individual organisms from their body parts। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखे जाते हैं ऐसे, जिनके पास एबिलिटी होती है अपने बॉडी पार्ट से दोबारा से रीजनरेशन शो करने की। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रीजनरेशन शो कर सकते हैं, अगर एक्सीडेंटली उनकी बॉडी कुछ पीसीज में डिवाइड हो जाए तो वो अलग अलग पीसीज उनकी बॉडी को दोबारा से फॉर्म कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं। ध्यान रहे ये सारे ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ये रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। जैसे कि सिंपल एनिमल्स, हाइड्रा है, प्लानेरिया है, इनके पास ये एबिलिटी होती है अपने पूरी बॉडी को दोबारा रीजनरेट करने की अपने छोटे छोटे पीसेस से। ध्यान रखना रीजनरेशन की जो एबिलिटी है ये सिंपल एनिमल्स के पास है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के लिए नहीं देखी जाएगी क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट करना। हाँ, हाइड्रा और प्लानेरिया बहुत सिंपल हैं तो ये रीजनरेशन शो करते हैं। Regeneration is carried out by specialized cells. These cells proliferate and make large number of cells। तो इनकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हर पार्ट में जो कि रीजनरेशन में उनकी हेल्प कर सकते हैं, और जब मौका आएगा तब ये दोबारा से पूरी बॉडी को डेवलप कर सकते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। तो एक बार अगर मान लो बॉडी कट हो जाए और सेल का एक मास अलग हो जाए तो वो सेल का जो मास होता है वो दोबारा से बदलाव कर करके डिवाइड कर करके दोबारा से नए नए टिश्यूज और बॉडी के पार्ट्स को बना देता है। और दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रिफर्ड टू एज डेवलपमेंट। और अगर एक सेल मास अलग हो जाता है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो हमारा प्लानेरिया है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है एक्सीडेंटली, और हर पार्ट ने बचे खुचे बॉडी पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर दिया है। देखिए मिडिल पार्ट ने भी हेड को और टेल को रीजनरेट कर दिया है, ऐसे ही टेल ने दोबारा से मिडिल पार्ट और हेड को रीजनरेट कर दिया है। तो इसको बोलेंगे डेवलपमेंट। तो ये रीजनरेशन एंड डेवलपमेंट जो है आपको सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce। तो रिप्रोडक्शन के लिए आप इसको ना समझें, ये रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है, ये तो केवल एक रीजनरेशन है। बिकॉज जैसे हाइड्रा है वो बडिंग करता है रिप्रोडक्शन के लिए, हाइड्रा क्या करता है, रीजनरेशन नहीं करता, बडिंग करता है। तो ये लोग जो हैं रीजनरेशन के ऊपर तभी आते हैं जब इनकी बॉडी एक्सीडेंटली कट हो जाती है। ओके,
तो इसको रिप्रोडक्शन के साथ अपना रख करके एक अलग से एक मेथड रखिएगा, रीजनरेशन। नेक्स्ट इज द बडिंग, ये हम पढ़ चुके हैं, बडिंग तुमने पहले एक वीडियो में पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? देखिए वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स में, देखो हम दो पार्ट्स में प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट की बॉडी को। प्लांट की बॉडी में वेजिटेटिव पार्ट होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? जैसे कि फ्लावर, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ना, ऐसे ही एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये सारे के सारे क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो ऐसा बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है कि उनकी रूट्स, उनकी स्टेम और उनकी लीव्स जो हैं वो नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने का काम कर सकती हैं, यानी एक पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode of reproduction. तो एनिमल्स में तो नहीं, लेकिन प्लांट्स में इस मोड का काफ़ी इस्तेमाल होता है। This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses, grapes for agricultural purpose. तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल हम लोग शुगर केन, रोज़ या ग्रेप्स को ग्रो करने में करते हैं, जिसमें कि हम लेयरिंग और ग्राफ्टिंग मेथड्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रोज़ प्लांट है, रोज़ की कटिंग्स को ज़मीन के अंदर अगर हम सो कर दें, सोइंग कर दें उसकी, कट स्टेम की, रोज़ के, और उन स्टेम के अंदर बर्ड्स होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि नया हमारा जो रोज़ है वो वहाँ से प्लांट डेवलप हो जाएगा स्टेम कटिंग्स से, है ना। ठीक इसी तरह से शुगर केन होता है, शुगर केन में जो स्टेम होता है ये पूरा, इसमें बर्ड्स होनी चाहिए, और आप इसको फिर जो है कट कर दीजिए। सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर दिया और फिर इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, ज़मीन के अंदर सोइंग कर दी इसकी, तो फिर क्या होगा, यहाँ से आप देखेंगे कि बर्ड से न्यू प्लांट ग्रो होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये कटिंग मेथड हो गया। कटिंग, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को अगर हम कट करके ज़मीन के अंदर सोइंग कर देते हैं, तो वहाँ जो प्लांट्स की जो स्टेम पर बड्स होती हैं, वहाँ से हम नया प्लांट ग्रो होते हुए देख सकते हैं। ये वाला जो मेथड आप देख रहे हैं दैट इज़ द लेयरिंग, LAYERING, लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या हो रहा है, ये हमारे सामने जैस्मिन का प्लांट है, तो जैस्मिन का जो प्लांट होता है उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, अगर हम उनको सॉइल के अंदर दबा दें, है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो सॉइल सरफेस है, सॉइल के नीचे आपने ब्रांच को दबा दिया, इस ब्रांच के ऊपर बर्ड्स होंगी और इन बर्ड्स में से ही रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, रूट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा अगर ये ब्रांच जो है नीचे ज़मीन के अंदर आ जाती हैं, तो जैसे कि यहाँ पर भी हो रहा है, और फिर आप देखेंगे कि शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा आगे चल के। तो मतलब ये कि फिर उसके बाद एक बार जब रूटिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पर, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है प्लांट का ये अलग से ग्रो हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो, तो मतलब पेरेंट प्लांट से प्लांट अलग हो जाएगा, और हमने देखा कि ये एक न्यू प्लांट आ गया और यहाँ पर एक दूसरा न्यू प्लांट आ गया। तो बाय द हेल्प ऑफ लेयरिंग, हम लेयरिंग से एक पेरेंट प्लांट से कई पेरेंट प्लांट्स बना सकते हैं। बस हमें करना क्या है, हमें उनकी जो ब्रांचेज है उसको ज़मीन के नीचे दबा देना है, और धीरे धीरे वहाँ पर रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार रूटिंग स्टार्ट हो गई तो बस आप इसको कट कर दो, उसका जो कनेक्शन है ब्रांच का वो कट कर दो पेरेंट प्लांट से, एंड देन वी सी द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स, इंडिपेंडेंट न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, वी कंबाइन टू प्लांट्स, इट जॉइंस टू प्लांट्स इनटू वन, कंबाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स। तो एक प्लांट को तो हम रूट के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि उसकी रूट्स स्ट्रांग होती हैं, तो हम उसको रूट्स के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टॉक। स्टॉक, तो स्टॉक को हमने सपोज यहाँ रखा है, तो स्टॉक के ऊपर फिर हमने कट कर दिया, और स्कियोन वो प्लांट है जिसे आप ऊपर से लगाएंगे, टॉप से लगाएंगे, तो स्कियोन दूसरा प्लांट है जिसके हमको फ्रूट लेने हैं या जिसके हमको फ्लावर लेने हैं। तो अब आप स्टॉक को और स्कियोन को ज्वाइन कर देंगे, देखिए
यूनियन हो गई उनकी, ज्वाइन हो गए यहाँ पर दिस पोर्शन। और उसके बाद फिर क्या होगा, ऊपर से आप टेप लगा देंगे या वैक्सिंग कर सकते हैं, और टेप लगाने के बाद वैक्सिंग भी कर सकते हैं ताकि ये जो पार्ट है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाए। और अब हमारा जो स्कियोन है ये ऊपर है और स्टॉक नीचे है, और अब ये हो गई है ग्राफ्टिंग। तो इसका मतलब ये कि अब दो प्लांट्स हमारे कंबाइन हो गए हैं, एक से हम रूट का रोल ले रहे हैं और बाकी अपर स्कियोन जो है उससे हम फ्रूट्स और फ्लावर्स लेंगे। तो ये जो ग्राफ्टिंग है ये रोज में आपको बहुत देखने को मिलती है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका है उसका इस्तेमाल बहुत सारे प्लांट्स में हम लोग कमर्शियली करते हैं, जैसे शुगर केन है, रोजेज़ हैं, ग्रेप्स हैं, इनमें एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। गन्ने को तो हम काट काट के और ज़मीन में बो देते हैं, एक गन्ने से बहुत सारे शुगर केन प्लांट्स हमको मिल जाते हैं। बस याद ये रखना है कि जो स्टेम कटिंग आप यूज़ कर रहे हो उसमें बड होनी चाहिए। अगली बात, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो भी प्लांट्स आपको मिल रहे हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और जल्दी से अपना फल या फूल देना शुरू कर देते हैं, फ्लावर और फ्रूट उससे आपको जल्दी मिल जाते हैं एज कम्पेयर्ड टू द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, जो प्लांट सीड से ग्रो होता है उसको मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है ना। लेकिन जो प्लांट आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो किया है वो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड होता है और जल्दी ही अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seeds. तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अगर सीड नहीं दे पा रहे हैं या जो फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में भी आप उनको प्रोपगेट करके नए प्लांट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने जैस्मिन में लेयरिंग का मेथड पढ़ा था, रोज में कटिंग का मेथड पढ़ा था, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये सब। और बनाना में हमने क्या पढ़ा था, कटिंग पढ़ा था। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं हेल्पफुल होती हैं। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो भी प्लांट डेवलप होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, बिकॉज यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन आते हैं, बदलाव आ जाते हैं बहुत सारे, बिकॉज देखिए दो पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जिस प्लांट से आपने न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करा है वो प्लांट डायरेक्टली उसको प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ऐसे में वेरिएशंस बहुत कम है, जिस कारण से जो जेनेटिक्स है वो बदलती नहीं है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जीन्स हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे कि पेरेंट प्लांट के पास से जिस थे, इससे कि अंतर काफ़ी कम आता है। जैसे कि आप एक पोटैटो ले लें, एक्टिविटी 8.5 क्या कहती है, टेक अ पोटैटो, ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नॉचेस बी सीन। क्या आप एक पोटैटो के अंदर बहुत सारे गड्ढे टाइप के देख सकते हैं? अगर आप देख सकते हैं तो फिर आप ऐसा करें, उस पोटैटो को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें और फिर उसको देखें। कुछ पार्ट्स के पास नॉच होगा या बड होगा, कुछ के पास नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करें, एक ट्रे में कुछ कॉटन बिछा दें और उसको गीला कर दें और पोटैटो पीसीस को उस कॉटन के ऊपर रख दें। ठीक है, और ये नोट करें कि कौन कौन से पीसीस के पास बड्स थी। इसके बाद आप चेंजेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, है ना। अगले कुछ दिन आप पोटैटो को देखते रहें। ध्यान रखिएगा कि जो कॉटन है वो हमेशा मॉइस्ट रहे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कुछ फ्रेश ग्रीन शूट्स और रूट्स जो हैं वो आने लगेंगी पोटैटो पीसेस से। तो कौन से पोटैटो पीसेस से रूट्स और शूट्स आ रही हैं? आंसर है जहां पर बड्स प्रेजेंट हैं। जिन पोटैटो पीसेस पर बड्स हैं वहीं पर आप डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स होते हुए देखोगे, और इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो आलू की जो फसल बोई जाती है उसमें आलू का प्रयोग होता है। आलू को ही हम जमीन में बो दें तो हमें पौधा मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप ब्रायोफिलम प्लांट देखें तो उसकी जो पत्ती होती है उसके मार्जिन्स पर आपको बड्स दिखाई देंगी। स्मॉल प्लांटलेट्स आर देयर ऑन द मार्जिन्स, यानी पत्ती की जो साइड्स होती हैं
ब्रायोफिल्म की, वहाँ पर हमको छोटी छोटी बर्ड्स देखने को मिलेंगी। और जब ये पत्ती ज़मीन पर गिर जाती है, सॉइल पर गिर जाती है, तो फिर ये नए प्लांट को डेवलप कराने का काम करती है, और ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक मेथड है। तो देखिए, लीफ से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, स्टेम से भी हो रहा है। क्लियर? अब एक मनी प्लांट को आप देखें, नेक्स्ट एक्टिविटी, उसके कुछ पीसीज आप कट कर दीजिए, है ना, और हर एक के पास एक ना एक लीफ होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, कट पीसीज में जो है हमको लीफ भी होनी चाहिए। कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स, है ना, दो लीव्स के बीच वाले पोर्शन को कट करें। तो उसके बाद फिर क्या करें? डिप वन एंड ऑफ ऑल द पीसेज इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। पानी में डुबो दें उनको और फिर देखें विच वन ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स, कहाँ से आपको नई पत्तियाँ देखने को मिल रही हैं, कहाँ से नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर बर्ड्स प्रेजेंट हैं वहाँ से आपको नई जो पत्तियाँ हैं वो ग्रो होती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं मनी प्लांट के लिए। लास्ट में बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि जहाँ बर्ड प्रेजेंट होगी वहीं से हमारा न्यू प्लांट आएगा। तो मनी प्लांट में बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमने दो प्रकार के पोर्शंस कट किए थे। एक पोर्शन वो था जिसके पास एटलीस्ट एक लीफ थी, और एक पोर्शन वो था जिसके पास लीफ नहीं थी। तो वही पोर्शन ग्रो करेगा जिसके पास कम से कम एक लीफ हो, बिकॉज लीफ के बेस पर ही से ही आप देखेंगे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वहीं पर बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, और आगे चल के जो लीफ है ये फोटोसिंथेसाइज करने में भी उसको हेल्प करेगी। तो मनी प्लांट की एक्टिविटी आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, तो चुका आता है यहाँ पर मोर टू नो में, तो उसको देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर में जो है न्यू प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं टिश्यूज़ के हेल्प से। मतलब हम प्लांट्स के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, अगर हम उनको सेपरेट आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को ग्रो करें बाय द हेल्प ऑफ फाइटो हार्मोन्स, यानी प्लांट हार्मोन्स के हेल्प से अगर हम प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को निकाल करके ग्रो कराएं, तो हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। The cells are placed in an artificial medium where they grow rapidly, they divide and form small group of cells called callus। तो जो टिश्यू कल्चर होता है उसमें आप ये देखते हो कि आपने जो प्लांट का टिश्यू है वो आपने रिमूव किया, स्मॉल टिश्यू, और उस टिश्यू को आपने एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया। उस आर्टिफिशियल मीडियम में वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होता है और एक बॉल बना देता है सेल्स की, जिसको बोलते हैं कैलस। इस कैलस को फिर दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पर कुछ हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है, और छोटी छोटी प्लांटलेट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि आगे चल के सॉइल में दोबारा ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं, और फिर वहाँ सॉइल में वो मैच्योर प्लांट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज फ्री कंडीशन। तो मान लीजिए एक प्लांट है, पेरेंट प्लांट, उसमें डिसीज़ आ गई है सपोज, तो आप वो प्लांट रिप्रोड्यूस तो करेगा नहीं क्योंकि वो डिसीज्ड है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है वो। तो ऐसे प्लांट्स में से आप कुछ टिश्यू निकाल लीजिए, ऐसा टिश्यू जो कि उसकी मेरिस्टेमेटिक जोन में है, और वहाँ से टिश्यू निकाल लेंगे तो उस टिश्यू के अंदर वो डिसीज़ नहीं होती। तो उस टिश्यू का यूज़ करके हम दोबारा से एक हेल्दी प्लांट ग्रो कर सकते हैं डिसीज्ड फ्री कंडीशंस के अंदर। बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स को टिश्यू कल्चर से ग्रो किया जाता है। स्टेप्स यहाँ देख लीजिए क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एक हमारे पास प्लांट होगा, उस प्लांट में से हम थोड़ा सा टिश्यू निकालेंगे जिसे हम एक्स प्लांट बोलेंगे। थोड़ा सा टिश्यू हमने निकाल लिया है और उसको कहाँ रख दिया है? न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया है। धीरे धीरे क्या होगा, वो टिश्यू अपनी ग्रोथ करेगा, रैपिड डिवीजन करेगा और एक कैलस का फॉर्मेशन करेगा। कैलस क्या होगी? एक बॉल होगी सेल्स की जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, वो रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं। इसके बाद हम इसको दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें कि फाइटो हार्मोन्स होंगे, जहाँ पर आप देखेंगे ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगा, शूटिंग एंड रूटिंग, रूट का फॉर्मेशन और शूट का फॉर्मेशन। और इन स्मॉल प्लांटलेट्स को फिर हम एक सॉइल में डाल सकते हैं और फिर वहाँ से हम फिर बहुत सारे मल्टीपल प्लांट्स को ले सकते हैं। तो this is the method of tissue culture which is used for artificial propagation and propagation of plants from the parent plants.